जनाब अस्सलाम वालेकुम। अपोजिशन चाहती है कि हुकूमत तब्दील हो जाए, हुकूमत का पासा पलट दिया जाए और उसके लिए अपोजिशन एक नया लाहे अमल बनाने जा रही है ईद के बाद। अपोजिशन ये कोशिशें गुज़श्ता 2 सालों से कर रही है लेकिन कामयाब नहीं हो पा रही। ये तो अपोजिशन की जानिब से एक चाल है जो चली जा रही है हुकूमत के ख़िलाफ़, लेकिन हुकूमत के अंदर होने वाली बड़ी तब्दीलियाँ, क्योंकि इस्तीफ़ों का आज जो एक दौर चला है, क्योंकि जब एक से ज़्यादा इस्तीफ़ा हो जाए तो वो जमा का सीगा इस्तेमाल होता है उसके लिए। तो इसलिए मैंने कहा कि 2 इस्तीफ़े आए, तो इस्तीफ़ों का एक दौर चला। क्यों चला, ये तब्दीली किस लिए आई, क्या इमरान खान साहब पर जो एक प्रेशर बिल्ट हुआ पिछले कुछ दिनों में वो नॉन इलेक्टेड लोगों को लेकर था, क्या इसका कनेक्शन उससे हो सकता है, और हुकूमत के अंदर और कितनी तब्दीलियाँ मुतवक्के हो सकती हैं, इमरान खान साहब को हुकूमत के अंदर से कौन कौन से ख़तरात हैं, इस पर हम बात करेंगे। अपोजिशन का अगला लाहे अमल किस हद तक कार फरमार रहेगा, इस पर हम बात करेंगे। नैब कानून में तरमीम साजी की बात की गई तो उसको FATF से जोड़ा गया। अपोजिशन के मुतालबात क्या नैब कानून की जो तरमीम है उस पर माने जाएंगे या नहीं, इस पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया सीनियर तज्ज़ियाकार सीनियर सहाफ़ी एहतिशामुल हक साहब ने। शुक्रिया वक्त देने के लिए। सीनियर सहाफ़ी सीनियर तज्ज़ियाकार इफ्तिखार अहमद साहब हैं। इफ्तिखार साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। और सीनियर तज्ज़ियाकार ब्रिगेडियर फ़ारूक हमीद साहब होंगे कुछ ही देर में हमारे साथ लाइन पे, उनका भी बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले एहतिशाम साहब, ये क्या हुआ अचानक मुआविनीन ख़ुसूसी जिन पर बड़ा एतराज़ रहा भी लोगों को, वो मुस्ताफ़ी हो गया, इस्तीफ़ा ले लिया गया, उन्हें देना पड़ा, ये क्या हुआ सर? देखिए, आज का दिन इस हवाले से तो बड़ा अहम है। जो जिस अंदाज से प्राइम मिनिस्टर उनकी टीम पे तनकीद होती रही है और बहुत ज़्यादा तनकीद हुई है, और ख़ास तौर पे 20 अनइलेक्टेड लोग, स्पेशल असिस्टेंट और दोहरी शरीयत, आप देख लें एक अरसे से मामला चल रहा था। अच्छी बात ये हुई कि प्राइम मिनिस्टर ने खुद ही एक्शन लिया। आपको याद है, दोहरी शरीयत करने वालों को कहा कि जी आप अपने एसेट बताएं, ज़ाहिर करें सब कुछ अपने बारे में। कारकर्दगी पे भी सवालात उठने हो गए शुरू। लेकिन आज नान माजत के साथ जो 2 चीज़ें सामने आई हैं, और दोनों चीज़ों की डिटेल जो आई हैं वो बड़ी हॉरिफाइंग किस्म की है। यानी मैं कभी अपने वाइल्डेस्ट ड्रीम में भी नहीं सोच सकता था कि तानिया दुरूस, जिनके बारे में कहा जाता है जी बड़ी नेक नाम, बड़ा काम किया है, अब वो जो माजत के साथ इल्ज़ामात लग रहे हैं, वो कहा जाता है कि जहांगीर तरीन खान के साथ मिल के कोई उन्होंने एक कंपनी बनाई थी मुख्तलिफ हवालों से लोगों के, उनके बेटे के साथ मिलके, कहते हैं उसमें कोई मामलात ख़राब हुए, वहाँ पे करप्ट प्रैक्टिसेस, मिस अप्रोप्रिएशन की बात हुई। और प्राइम मिनिस्टर ने जब उनसे पूछा तो वो जवाब नहीं दे पाई। तो प्राइम मिनिस्टर ने उनको कहा, जो रिपोर्ट्स चल रही हैं, जो पता चल रहा है कि जी आप रिज़ाइन करें। यही बात आ रही है ज़फ़र मिर्ज़ा साहब के बारे में। ज़फ़र मिर्ज़ा साहब के बारे में तो आपने देखा माजी में बहुत ख़बरें भी छपी थी कि जिस तरीके से मास्क बाहर गए यहाँ से और सामान यहाँ से बाहर गया, उसमें कहा जाता है कि जी बहुत से हवाले से उन्होंने पैसा बनाया था। अब माजत के साथ जिनको वो रिप्लेस करके आए थे आमिर कैनी साहब, उन पर तो अरबों रुपए का इल्ज़ाम लगा। जिस तरीके से आपने देखा कि दवाइयों की कीमतें महंगी हुई, प्राइम मिनिस्टर ने उस वक्त यही किया था, उनको साइड लाइन कर दिया था। आज भी पार्टी का अहम ओहदा उनके पास है, कोई एक्शन नहीं लिया गया। इसी तरह हम देख रहे हैं कि बावजूद इस बात के कि प्राइम मिनिस्टर के बारे में बार बार कहा जा रहा है हाथ साफ़ हैं, लेकिन लोग अदनान अब ये बाइक करने के लिए तैयार नहीं है कि आप बिल्कुल अपने हाथ साफ़ हैं, आप पे एक्शन ना लिया जाए। मेरा ख्याल है ये बहुत एक जिसको कहते हैं वो लम्हा आ गया क्रिटिकल प्राइम मिनिस्टर के लिए कि अब अपनी टीम में उनको तब्दीलियां लानी होंगी, एक मुस्तहकम अगर डिलीवर करना एक टीम लानी होगी। इफ्तिखार साहब 2 सालों में डिलीवर नहीं हो सका सर। मुझे याद है कि असद उमर साहब को इसलिए निकाल दिया गया, रिप्लेस कर दिया गया कि इमरान खान साहब चाहते थे कुछ डिलीवर कर पाएं, लेकिन मैं तो ये समझता हूँ कि हफीज़ शेख साहब भी डिलीवर ना कर सके, नई माशी टीम ने बचा कुचा बेड़ा भी गर्क कर दिया। तो ये जो इस्तीफों का एक दौर चल पड़ा है सर, इससे कोई बेहतरी हो पाएगी हुकूमत के अंदर? सर तो है कि इस्तीफे जो आए हैं, मेरा नहीं ख्याल इसमें मजीद कोई और आएंगे। उनकी तादाद ही इतनी है कि अगर 2 इस्तीफे पर डे भी आए तो आप लोगों को तो 1 महीना तक इन्हीं पर बात करनी पड़ेगी। मेरा नहीं ख्याल को और इस्तीफे आएंगे। ये जोल्ट होता है ना, ये जो ज़ल्ज़ला आया है, ये भी इसकी रिचर स्केल पे इसकी ज़्यादा से ज़्यादा 2 पॉइंट कुछ है। ज़ल्ज़ला असल में आज ख्वाजा आसफ के जो स्टेटमेंट था वो ज़्यादा ज़ल्ज़ले वाला है। उन्होंने कहा कि स्पीकर के घर में जो मीटिंग हुई आप लोगों के साथ, उसमें बाएतमाद थे हम कि, और ये एक रूटीन है, एक रवैया है, ये एक एथिक्स है कि बातें खुफिया रखी जाती हैं। और आपने वो बातें आके की शामी साहब जो आपको नहीं करनी थी, और आज के बाद हम हुकूमत के साथ किसी किस्म की गुफ्तगू में भी शामिल नहीं होंगे। और उन्होंने कहा कि जनाब ये बात है FATF वाली, हमने उस मीटिंग में दोनों बिलों के ऊपर तैयारी करी कि हम इसको FATF को इससे नहीं जोड़ेंगे और FATF पर हम बिल्कुल अनकंडीशनल सपोर्ट करेंगे और करते हैं। ये ज्यादा बड़ा जोल्ट है।
जब किसी हुकूमत के उस टीम पर से एतमाद खत्म हो जाए जो मुज़ाकराती टीम होती है जी, और उस पर ये इल्ज़ाम ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस लगा दिया जाए कि आप लोग न सिर्फ गैर जिम्मेदार हैं बल्कि आप बातों को ट्रस्ट करते हैं, तो ये इस 2 इस्तीफों से भी ज्यादा बड़ा एक झटका है। जरूरी नहीं कि एक ही जल्जले में सब कुछ बिखर जाएगा, नहीं। जल्जला मैं कहा पहले कुछ रिचर स्केल का था, इसको भी आप आफ्टर शॉक्स में किसी एक रिचर स्केल पर रख लें और बाकी इंतजार करें कि क्या होता है। हुकूमत ने सर जानबूझ के अपोजिशन का एतमाद तोड़ा है सर? नहीं सर, बिल्कुल दिस इज रॉन्ग। देखें जी, आप देखें, हम आम जिंदगी में मैं और आप एक एतमाद से बात करते हैं, हमारा एक डिस्प्यूट हो जाता है, एक कमेटी बनती है, हम उस कमेटी में फैसले करते हैं। ये तो नहीं कि बाहर आके आप मेरा भात उड़ाएं, मेरा मजाक उड़ाएं और गलत तरीके से चीजों को पेश करें। आपने पेश किया कि जनाब वो तो ऐसी तरमीम लाना चाहती हैं कि बच जाए हमेशा के लिए, और वो एक और नॉन इलेक्टेड आदमी, शहजाद अकबर नाम का आदमी, जिसका ना को समझ आ रहा है वो आया कहाँ से और किस तरह आया, उसने इससे ज्यादा तौहीन की अपना पार्लियामेंट के अरकान की। फवाद चौधरी ने कहा कि उन लोगों को शामिल ही क्यों किया जाए जिन पे नैब के केसेस हैं। यार ये क्या, ये इस रवैये से पार्लियामेंट जमहूरियत नहीं चल पाएगी। बिल्कुल ठीक है। अगर ये सदारती सिस्टम लाना चाहते हैं तो ये नहीं ला पाएंगे। आइन में तरमीम करनी पड़ेगी, कहां से करवाएंगे, किससे करवाएंगे? रेफरेंडम के जरिए आइन नहीं तरमीम कर सकता, आइन में तरमीम नहीं आ सकती। ये किसी की गलतफहमी है तो दूर कर ले। अच्छा, एहतशाम साहब से यही सवाल पूछना चाहूँगा, ये वजह क्या है सर कि गवर्नमेंट तो हमेशा ट्रस्ट बिल्ड करती है, मौजूदा गवर्नमेंट ट्रस्ट बिल्ड हो तो उसको तोड़ने की कोशिश शुरू कर दे और तोड़ दिया जाता है। ये कई मरतबा हुआ, पहली मरतबा नहीं हो रहा सर। देखिए अदनान, जहाँ तक अपोजिशन का ताल्लुक है, अपोजिशन पाकिस्तान की हो, इंडिया की हो, अमेरिका की हो, जहाँ की भी हो, अपोजिशन का काम गवर्नमेंट को टफ टाइम देना होता है। अपोजिशन एट टाइम, जिसको हम कहते हैं कि ये बात माननी पड़ेगी कि वो जिस एतमाद की ज़रूरत होती है वो एतमाद नहीं शो करते, जिस जिम्मेदारी की बात करनी होती है वो जिम्मेदारी से वो जान छुड़ाते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ द डे जो होती है ना, वो रिसीविंग एंड पे होती है, वो ये नहीं काम कर सकती। अभी इफ्तिखार साहब ने 2 बातों का जिक्र किया, FATF का और क्या कहते हैं हफीज़ शेख साहब का। अभी देखिए, मुझे तो सबसे ज़्यादा शौक जिस बात का लगा ना, जो जल्जले का जिक्र किया उन्होंने, वो ये है कि ओपोजिशन ये कह रही है कि जी आज आप फंस गए हैं FATF के मामले में। 6 अगस्त को डेडलाइन है, आपने 4 बिल पास करने हैं, 2 आज पास हो गए हैं। उन्होंने कहा कि जी 6 महीने तक FATF के बारे में जो पार्लिमानी कमेटी की मीटिंग होती थी उसमें हफीज़ शेख साहब आए ही नहीं। कभी आपने पूछा कि भी ये डेडलाइन करीब आ रही है, आप मीटिंग करें? यानी इंतहा का आलम है, गैर जिम्मेदारी का इंतहा का आलम है। तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी तरीके से भी हम ये कह सकते हैं कि ये जो जिस बात का जिक्र ख्वाजा आसिफ साहब ने किया वो बड़ा वैलिड है कि अगर आपने अपोजिशन को एतमाद में ले लिया कि अब FATF पे वो बिल्कुल लॉयल होके वोट करेगी और उसमें कोई हर्डल नहीं क्रिएट करेगी, तो उसको तो कैश करना चाहिए था हुकूमत वक्त को, उस पॉइंट को। देखिए, अब जिस तरीके से 3 मीटिंग्स हुई हैं, जो इतवार को लाहौर में मीटिंग हुई थी, ये 24 मेंबर कमेटी जो 28 मेंबर कर दी गई थी, उसके बाद से परसों मीटिंग हुई, फिर कल मीटिंग हुई, और जिस तरीके से बिलावल भुट्टो जरदारी का स्टेटमेंट आया तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। उन्होंने कहा जी हम चाहते हैं कि कंसेंसस के साथ बिल पेश हो, FATF के मामले में हम चाहते हैं कि जी नेशनल इंटरेस्ट को सामने रखा जाए। इसी तरह के बयानात नून लोगों की तरफ से आए, नून पार्टी की तरफ से आए। अब अहम सवाल है कि गवर्नमेंट का काम क्या था कि भाई वो कह रहे हैं जी 35 अमेंडमेंट वो दे के आ रहे हैं, भाई 35 अमेंडमेंट उन्होंने किए हैं तो आप बैठ के बात करें ना। और फिर जिस तरह इफ्तिखार साहब कह रहे हैं, एक बात तो आपने एतमाद को तोड़ा, जो बातें अंदर होती हैं बाहर आके करते हैं, सिर्फ पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। और भी ऐसे हालात में गुजर रहे हैं कि खुदा ना खास्ता आपके लिए पूरी दुनिया में जिंदा रहना मुश्किल हो रहा है। और बाय द वे जो बात की है इफ्तिखार साहब ने पार्लिमानी जमहूरियत की, तो मुझे अफलातून याद आ गया जिसने कहा था कि पार्लिमानी जमहूरियत ऐसी है कि जैसे बंदर के हाथ में उसरा दे देना। वो इफ्तिखार साहब, सर FATF का पे लेजिस्लेशन बड़ी जरूरी है, पाकिस्तान के लिए बड़ा क्रिटिकल है सर। नहीं, बिल्कुल, I am a Pakistani, I will go for that, and the opposition has said it on the floor of the house today. Khaja Asif was very clear, he was very clear, कोई उसने लफ्जों को मेंशन नहीं किया। खुदा का वास्ता है, उनको ये बेनिफिट ऑफ डाउट तो दो। और ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। आई एग्री सर इसको क्लियर कर दें इफ्तिखार भाई, ये पॉइंट बड़ा कंफ्यूजिंग हो गया ना, मतलब मैं नहीं समझ पाया। अगर आप भी और ख्वाजा आसिफ साहब भी FATF पे वेरी क्लियर हैं, तो उसको फिर नैब से क्यों जोड़ रहे हैं सर? नैब नहीं जोड़ा, उसने यही तो फिक्रा का है।
उसने यही तो फिक्रा कहा है। उसने कहा कि हम नैब, देखें बात बिल्कुल सही है, वो 300 तरमीम लेके आए, ये क्या बात हुई? यानी अजीब, मतलब हु इज दिस मैन? ये जिस शख्स ने बयान दिया है, ये शहजाद अकबर नाम का जो बंदा, ये कौन है? सर माविन है सर, प्राइम मिनिस्टर Who ऑफ is he, yaar? पाकिस्तान। No, my dear, not like this. Who is he? Have you ever heard about this man in 90s, in 70s? सर ये तो आप 80s, मुझे 90s, गोरख धंधा में डाल रहे हैं ना सर। अगर मैं आपका नहीं, ये गोरख रूल मान धंधा देता हूं तो सर, मेरा जमीर मुझे कहता है कि हु इज शहबाज गिल, मेरा जमीर मुझे कहता है कि हु इज बाबर, जब उनकी हु बात इज आएगी, रजाक, हु इज हफीज शेख, तो फिर मैं तो इससे जब उनकी बात आएगी तो हम जरूर करेंगे। लेकिन देखें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मसला है यार। क्यों तुम पार्लियामेंट को मजाक बनाना चाहते? भाई तुम सदारती इंतखाब कराना चाहते हो, मुझे तरीका बता दो क्या है। I would love to learn and understand कि within the framework of this constitution आप presidential form of government कैसे लाएंगे। इफ्तिखार साहब, जो हुकूमत के इकदामात और जो बयानात हैं वो उसको भी सामने रखिए। और इफ्तिखार साहब का सवाल है कि इस तरह रखते हुए सदारती इंतखाबात की तरफ किस तरह आप जाएंगे अगर आप इतना बड़ा स्टेप लेना चाहते हैं? एहतिशाम साहब। सॉरी, क्या कह रहे हैं सर, जो इफ्तिखार साहब ने इशारा किया कि सदारती इंतखाबात आप किस तरह कराएंगे अगर आपका यही बिहेवियर रहा, और जो नॉन इलेक्टेड लोग हैं वो डायरेक्टली तनकीद कर रहे हैं। जो शहजाद अकबर साहब ने भी की एक वीडियो मोबाइल उन्होंने उठाया हुआ है और वो तनकीद कर रहे हैं। देखिए, ये तो ना दूसरा मरहला आएगा ना। आज जो 2 बिल पास हुए हैं, अगर 4 बार बिल टोटल पास करने हैं FATF से जान छुड़ाने के लिए, यही 2 बिल आप सेनेट में लेके जाएंगे तो क्या होगा? पास हो जाएंगे। आपकी मेजॉरिटी नहीं है, बिल वापस आएंगे, फिर क्या होगा? तो फिर अक्टूबर में जो मीटिंग FATF की हो रही है, आप क्या चाह रहे हैं कि ये खुदा ना खास्ता ग्रे से चला जाए, ब्लैक लिस्ट में चला जाए? देखिए, जिम्मेदारी का सबूत हुकूमत को देना है अदनान। ओपोजिशन से तवक्को नहीं करें, ओपोजिशन ये करेगी। हाँ, ये मैं ज़रूर कहूँगा कि ओपोजिशन गिव एंड टेक के चक्कर में है। ओपोजिशन चाहती है कि जी इसको थोड़ा वाटर डाउन किया जाए। वो चाहती है कि जी, ये क्यों कहती है ओपोजिशन? सवालिया निशान है कि एक बंदा कन्विक्शन जिसकी हो जाती है, वो कहती है नहीं जी, इसको 10 साल की जो सज़ा हुई है ना, बावजूद इस बात के जुर्म साबित हो गया, उसको 5 साल कर दें। भाई ये क्या बात हुई? इसी तरह बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हुकूमत की तरफ से हैं कि सिर्फ इल्ज़ाम तराशी की हद तक है। भाई ये क्या बात हुई है कि एक बंदा 24 महीने के बाद, 20 महीने के बाद सुप्रीम कोर्ट आपके केस को उठा के बाहर फेंकती है। भाई ख्वाजा बरादरान को आपने किस तरीके से आप 14-15 महीने जेल में रखा, किस बुनियाद पे रखा? केस बाद में बनता है, उसमें बंदा अंदर पहले चला जाता है। तो देखें, हुकूमत भी तो वो जो फिर हुकूमत भी FATF को संजीदा नहीं ले रही। देखिए, अब मसला ये है कि आप गवर्नमेंट और ओपोजिशन एक दूसरे को संजीदा भले ना। देखिए, व्हेन इट कम्स टू डीलिंग विद इंटरनेशनल इशूज, आपने IMF से बात करनी है, वर्ल्ड बैंक से करनी है। FATF तलवार लटक रही है। हिंदुस्तान पूरी कोशिश में है कि आपको ले जाए, अपना दुनिया में अलहदा कर दे, आइसोलेट कर दे। जी इफ्तिखार साहब, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि अगर हम ये, हमारा अगर रद्द-ए-अमल ये हो कि ये जो 2 लोग जफर मिर्जा और तानिया ने इस्तीफा दिया है, ये एक्चुअली दे फेल विक्टिम टू द sheer narrow mindedness of the short sightedness of a few member of the cabinet and the elements in media। इसका क्या जवाब होगा? नहीं, देखें इफ्तिखार साहब, एक बात, इसका मतलब है कैबिनेट में कोई बहुत ही गहरी दरार पड़ चुकी है। देखें, बात यह है कि कैबिनेट में देखें ना 22 अनइलेक्टेड लोग बैठे हुए हैं। अब जिन पे इल्ज़ाम साबित हो गया, हम बेशक कहते रहेंगे जी पार्लियामेंट जमहूरियत का हिस्सा नहीं है, ये PTI की हुकूमत कहाँ है, इनके अपने लोग कहाँ हैं, सो कॉल्ड नज़रियाती पार्टी थी, किधर चलेगी? बाहर से बंदे, कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट वाले बंदे बिठाए हैं। रज़ाक दाऊद साहब 6 वजारतें लेके जब चीनी का फटा हुआ तो 4 वजारतें कर दी गई। शुगर बोर्ड के चेयरमैन भी थे, सब काम उन्होंने किया चीनी का। उसके बाद आप देख लें जिनके साइन हुए थे, असद उमर साहब, वो भी जान छुड़ा गए। कमेटी उनको भी इल्ज़ाम देती है, इंक्वायरी कमेटी जिन्होंने बुज़दार साहब ने साइन किए, जिन्होंने 3 अरब रुपए की दी थी सब्सिडी, वो कहते हैं मैंने तो पता ही नहीं, मेरे को किस वक्त साइन करा देते गए। मतलब आप जब इस तरह की आप हरकतें करेंगे तो आप ब्रिगेडियर साहब ने भी ज्वाइन कर लिया है। फारूक हमीद साहब, बहुत शुक्रिया स्काइप पे ज्वाइन करने के लिए सर। अच्छा सर, बात हो रही है संजीदगी की, हुकूमत या अपोजिशन, कौन संजीदा है जब हमारे नेशनल इंटरेस्ट आते हैं? मतलब FATF पे एहतिशाम साहब का और इफ्तिखार साहब का एक ही स्टैंड है कि मुल्क सबसे पहले होना चाहिए, लेकिन कानून साजी अगर ना हुई तो सर हम शायद ब्लैक लिस्ट में खुदा न खासा चले जाएंगे। तो आपके ख्याल में हुकूमत संजीदा है या अपोजिशन गैर संजीदा है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं समझता हूँ ये हुकूमत की और अपोजिशन दोनों की जिम्मेदारी है कि वो अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट हों या पार्टी के इंटरेस्ट हों, उनको पीछे रख के नेशनल इंटरेस्ट की तरफ जाएं। और अपोजिशन ने इस वक्त जो नैब का कानून पे
उसको लेवरेज बना के उसको एक किस्म का यरगमाल बनाया हुआ है कि FATF के जो कानून है वो सब्जेक्ट टू के जो उनके डिमांड्स हैं कि नैब के को ख़त्म किया जाए, कि नैब के कानून में बिल्कुल नैब को टूथलेस किया जाए। मेरा ख्याल है दिस इज अनफेयर और ये गवर्नमेंट को मतलब योर पॉइंट इज कि अपोजिशन प्लेइंग अनफेयर रोल सर, इसको क्लियर कर दीजिए। एब्सोल्युटली। देखिए Okay. इस वक्त जब तुमको पता है कि हुकूमत पाकिस्तान अंडर प्रेशर FATF की वजह से एक टाइम लिमिट है, एक डेडलाइन है, उसमें अगर आप आके ये खेल खेलें तो मेरा ख्याल है ये मुनासिब नहीं है, ये पाकिस्तान के इंटरेस्ट के मुनाफी है। बिल्कुल ठीक है, मैं इस पे जरा कमेंट ले लूं क्योंकि इफ्तिखार साहब का पॉइंट ऑफ व्यू इससे जरा मुख्तलिफ था। इफ्तिखार भाई, अनफेयर रोल प्ले कर रही है अपोजिशन साहब, मुझे बताएं आप ये किसने कहा है? कोई बात उन्होंने पार्लियामेंट के फ्लोर पे ये कही है कि वो कुछ बार्गेन करना चाहते हैं? अगर किसी ने कहा तो उसका नाम लेना। ये सुनी सुनाई बातों के ऊपर हम लोग डिस्कशन करते हैं, ये बहुत डेंजरस है। अब मैं उस बात पे मैं उस बात पे इतबार करूं जो ख्वाजा आसिफ ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे आज कही है कि हम FATF को इससे नहीं जोड़ रहे, हम ऑलरेडी दो पे वोट कर चुके हैं, बाकी पे भी करेंगे। और वो अपना जो है आसिफ जरदारी का बेटा वो भी ये कहता है, शहबाज भी ये कहता है। मैं उनकी बातों पे यकीन करूं या उन बातों पे यकीन करूं जिसकी कोई रियलिटी कहीं मौजूद नहीं है? भाई अफसोसनाक रवैया ना जी। बाकी रहा बार्गेन करना, बिलों में बार्गेनिंग होती है। लेकिन इफ्तिखार साहब एक चीज़ बताएं, कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी अपनी अपनी जमातों की B टीम है। असल फैसले जो A टीम ने है, नवाज शरीफ साहब ने, रज़ाई साहब ने, उन्होंने करने। माफ करना, हु द हेल वी आर, मैं आप कौन है? ठीक है, टू टॉक लाइक दिस सर, लेकिन वी कैन एनालाइज सर एज पर फैक्ट सर। हाउ कैन वी एनालाइज कि दे आर B team or not? नहीं, look, I will go along with you. I will go along with you. I will buy your idea. I will buy your idea. जो ब्रिगेडियर साहब ने बात की ना सर, वो तो हकाइक है ना कि सामने नजर आ रहे हैं कि भाई एक FATF है, एक नैब की अमेंडमेंट है। अब नहीं, रुक जा, नहीं, आज इफ्तिखार साहब आप मुझे एक बात का जवाब दें। आपके ख्याल में शहबाज शरीफ साहब को लीडर है नवाज शरीफ साहब के मुकाबले में? असल नसीहत नवाज शरीफ की है, शहबाज शरीफ की है, जरदारी के, बिलावल की, ये दोनों B टीम है। A टीम कहां से आ गई? A टीम तो पीछे बैठ के फैसला करने वाले हैं। आप डिफरेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं। आपने पहले B टीम का, मैंने B टीम, मैं अभी भी कह रहा हूँ B टीम है। अब मैंने कहा इफ्तिखार साहब दोनों अपनी अपनी पार्टियों की B टीम है। हौसला करें भाई, हौसला। फर्ज करें टुडे इफ बोथ डाइड, मर जाते, आसिफ जरदारी की डेथ हो जाती है। नहीं सर, अल्लाह ना करे। एक सेकंड, नहीं प्रॉपर यार डिस्कशन कर रहे हैं हम। वो सर डिस्कशन में आपने उसको B टीम कह दिया, जिससे आपने B टीम कह दिया, मैं एक स्टेप आगे जाना चाहता हूँ। देखें, पाकिस्तान की सियासत 2020 में खत्म नहीं हो जाएगी। नहीं, but we are talking about 2020 सर। मेरा ख्याल है we are talking about 2020 सर। आप इफ्तिखार साहब मेरी बात समझे नहीं, माजरत के साथ आप मेरी बात समझे नहीं। आप ये समझे कि B टीम मैं किसी और की कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि शहबाज शरीफ साहब KMLN की B टीम है, बिलावल भुट्टो साहब पीपल्स पार्टी की B टीम है। असल बंदे A टीम में जो है शहबाज शरीफ साहब नहीं है, नवाज शरीफ साहब है। आप ये चाहते हैं कि आसिफ जरदारी साहब पार्लियामेंट में जाके ये बातें करें और नवाज तो खैर पार्लियामेंट में जाए? मैं नहीं कह रहा, फैसले उनकी तरफ से होते हैं, अहम फैसले उन्हीं की तरफ से होते हैं। क्यों लोग कहते हैं, इफ्तिखार साहब, लोग क्यों कहते हैं कि बिलावल भुट्टो की सियासत कब तक कामयाब नहीं होगी जब तक कि जरदारी साहब सामने से नहीं हटेंगे? मैं एक बात कहना चाहता हूँ। जी ब्रिगेडियर साहब, मेरी बात तो सुनने रहा, 3 आदमियों का मैं मुकाबला कर रहा हूँ। ये नहीं इफ्तिखार भाई, मैं आपकी तरफ हूँ। इफ्तिखार साहब मुझे अपना केस खुद लड़ना है, मुझे अपना केस खुद लड़ना है। ये जमहूरियत का केस है, ये इस मुल्क की डेमोक्रेसी का केस है, ये इस मुल्क की पार्लियामेंट की बालादस्ती का केस है, ये इस मुल्क की सियासी जमातों तो फिर माने ना सर कि अपोजिशन अनफेयर कर रही है सर। FATF की अपोजिशन को चाहिए कि FATF के बारे में जब एक शख्स फ्लोर ऑफ द हाउस पे कह रहे हैं कि हम इसमें कोई भी बयानती नहीं कर रहे, हम उसको नहीं मान रहे और हम उन लोगों को मान रहे हैं जिनकी असली भी कोई नहीं है। ये कमाल है या नहीं कमाल? इज द पार्लियामेंट फ्लोर इंपॉर्टेंट फॉर मी और समथिंग एल्स? फ्लोर ऑफ द हाउस तो आप सही कह रहे हैं कि कि फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट पे जब स्टेटमेंट होती है तो उसको सीरियसली लिया जाता है, संजीदा और लेना भी चाहिए। पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, लेकिन हमें दोनों साइड के लोग
जब मैं उनसे बात करता हूं, चाहे पीएमएलएन के हों चाहे पीटीआई के हों, वो कहते हैं कि जी हमें ये 1-to-1 जब बात करते हैं आमने सामने कमेटी रूम में बैठ के या अदरवाइज प्राइवेटली, तो वो ये कहते हैं कि फिर हम फिर देखेंगे कि ये एफएटीएफ जो है ये आप कैसे पास करवाते हैं, क्योंकि आप फंसे हुए। पास हो गया, आज दो तो हो गए पास, कल बाकी हो जाएगा। पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रही हम क्या साबित करना है। यानी वो लोग जो कहीं से वो लोग जो एक खास ताकत के दोस्त हैं, वो ये साबित करना चाह रहे हैं कि पार्लियामेंट में बैठे हुए लोग जाहिल हैं, नालायक हैं और वो पाकिस्तान दुश्मन है। कमाल है। नहीं थोड़ा सा कूली मेरी बात सुन लें। देखें, इस वक्त हमें पता है कि ऑपोजिशन के दोनों पार्टी जो मेजर पार्टीज हैं, जो ये नैब की कमेटी में भी हैं, ये ज्यादातर मुल्जमान हैं नैब के। तो फिर आप ऐसे करें, एक ब्रिगेडियर साहब एक लॉ बनवाएं कि मुल्जमान को भी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। दे विल नॉट बी द मेंबर ऑफ एनी कमेटी। 22 करोड़ बंदे नायल करा दे, तो कोई मुल्जिम यही तो अमेंडमेंट नहीं कर देना, करवा दें ताकि ये मसला भी खत्म हो, आगे चले। फिर हम मुल्जमान अमेंडमेंट ये चाह रहे हैं कि जनाब अगर कोई मुल्जमान आप कह रहे हैं ना, नहीं देखिए, दिस इज नॉट फेयर, दिस इज अगेन नॉट फेयर सर, दिस इज नॉट अगेन फेयर। देखिए, ख्वाजा साद रफीक और उसका भाई आपकी नजर में बदतरीन करप्ट थे। The Supreme Court of Pakistan has thrown away the NAB case out. नहीं, सवाल की बात होता है। आप नहीं, एक मिनट, क्लैरिफाई। आपने अगर जजमेंट के लास्ट 3 पैराग्राफ पढ़े हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि ये हमारी ऑब्जर्वेशन जो है, they are tentative and they have nothing on the bearing of the case मेरिट के ऊपर यार ऐसा नहीं करो। आज आप लोगों के रवैये ने इस मुल्क के अंदर जो खेल करनी है वो नहीं हो सकती। इस मुल्क में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं आ सकता। कोशिश करके देख ले। जो नैब ने ब्लंडर किए हैं, हम उसको कंडेम करते हैं। जो नैब का ब्लंडर है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं आ सकता। इमरान सदर पाकिस्तान नहीं बन सकता। ये बात क्लियर कर लें, इस पे वजाहत आपको हो जानी चाहिए। हाँ, इस ब्रिगेडियर साहब सदर पाकिस्तान बनाना भी नहीं चाहते सर। इफ्तिखार भाई, वो तो एक ब्रेक ले लें जल्दी से। बात ये है, ब्रेक सर, ब्रिगेडियर साहब ब्रेक ले लो यार। वेलकम बैक। एहतियामुल हक साहब, आपके ख्याल में वाकई अपोजिशन जो है वो एफएटीएफ को लेकर गैर संजीदा रोल प्ले कर रही है? ख्वाजा आसिफ साहब का बयान इंडोर्स करता हूं मैं, क्योंकि ऑन द फ्लोर है, और क्योंकि अगर उन्होंने गलत कहा होता तो स्पीकर उसको कहते कि आप गलत कह रहे हैं। नहीं, देखिए, मैंने आपको शुरू में कहा था अदनान के अपोजिशन दुनिया की हर, जिसको कहते हैं डेवलप मुल्कों में भी चले जाएं, अपोजिशन एट टाइम गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करती है, गैर संजीदगी का मुजाहरा करती है, गवर्नमेंट ऑफ द डे के लिए मुश्किलात पैदा करती है। ये उनका काम है, उनको करना भी चाहिए, ठीक है ना। ये इसी काम की वो तनख्वाह भी ले रहे होते हैं इन सो मेनी वर्ड। सवाल ये है कि ये संजीदगी जो गवर्नमेंट के पार्ट पे होती है ना, गवर्नमेंट क्यों लोग कहते हैं कि जी जब आप उस पर थे कंटेनर पे तो और बात थी, जब आप प्राइम मिनिस्टर बन के कोई बात करेंगे, आपकी बात को लोग किसी और तरह लेंगे कि आप चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, ठीक है ना। पार्लियामेंट में जो बात की जाती है उसकी वैल्यू बस कुछ और है, आप जलसे जुलूस में जो बात करेंगे कुछ और है। बाय द वे, पार्लियामेंट की जो बात की है इन्होंने अपने हमारे दोस्त इफ्तिखार साहब ने, वो ख्वाजा आसिफ साहब का बयान जो है वो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब ने एक और भी आज बात की है। उन्होंने शाह मोहम्मद कुरैशी की तरफ इशारा करके कहा कि जो लोग कब्रों की कमाई खाते हैं उनके ऊपर क्यों नहीं केस बनता, उनके ऊपर रेफरेंस क्यों नहीं बनता। तो शाह साहब जो है ना वो बड़े तिलमिलाए, उसका बाद पता नहीं क्या हुआ मामला रुक गया। एक पॉइंट ब्रिगेड साहब को क्लियर कर दियो, कह रहे हैं कि मुल्जिम बैठे हैं नैब के कानून में तरमीम। मैं अगर बात मुकम्मल कर लूँ, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था, देखें कोई ये नहीं कह रहा कि जी आप मुकदमे ख़त्म कर रहे हैं। मैं भी इस चीज़ के हक़ में नहीं हूँ कि जी करप्शन की आड़ में अगर कोई और फ़ायदा उठाना चाहता है, नहीं। लेकिन जब आप ये कहते हैं जी कि आप पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है, जब सुप्रीम कोर्ट कहती है पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है, जब ये इल्ज़ाम लगता है नैब न्याजी नेक्सस, तो मेरा ख्याल है फिर ओनस हुकूमत पे आ जाता है कि वो किस तरीके से इन चीज़ों को दूर करे। ये जो खदशात हैं लोगों के या जो इस तरह की बात होती है,
सवाल ये है कि भी आप इतना अर्सा केस चलाने के बाद एट द एंड ऑफ द डे जो जिस तरह जिक्र कर रहे हैं इफ्तिखार साहब, अब 14 महीने के बाद दोनों भाइयों को आपने छोड़ा, क्या मिला है? वो आप हमजा भी बैठा हुआ है, इल्ज़ाम लगे होंगे लेकिन कुछ चीज़ साबित हुई, 1.25 साल से अंदर है वो भाई। वो बेचारा वो तो उस वक्त ही फंस गया था जब सारे शरीफ बरदरान चले गए थे मुशर्रफ के ज़माने में, उस वक्त भी अकेले ही वो भुगता था। सवाल ये है कि आप इल्ज़ाम जरूर लगाएं, लेकिन अगर आप साबित नहीं करते तो ये किसी को जेल में इतने लंबे अरसे रखना। ब्रिगेडियर साहब, जरूरत तो है सर नैब कानून को तरमीम करने की, ये हर शख्स कह चुका सर, सुप्रीम कोर्ट से लेके एक चपरासी तक, इस मुल्क के चपरासी तक भी, कि नैब सिर्फ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल हो रही है सर। देखिए, जो नैब के मुल्ज़मान हैं, हाई प्रोफाइल मुल्ज़मान, उनका नैरेटिव जो है वो काफ़ी हद तक वो कामयाब हुआ है कि जी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी ऑब्जर्वेशन नहीं, ये मुल्ज़मान का नैरेटिव है, इट इज नॉट द रियलिटी, आप ये कह रहे हैं। ये मुल्ज़मान का नैरेटिव है, लेकिन मैं आगे एक बात बता रहा हूँ, उसमें एक हद पे बात सही भी है, और मैं इफ्तिखार साहब से, मैं इफ्तिशाम साहब से एग्री कर रहा हूँ कि देखें ये फवाद हसन फवाद और बाकी हाई प्रोफाइल मुल्ज़िम, इनको नैब ने 12 महीने 1.5 साल रखा जेल में, रेफरेंस बड़ी देर बाद आया, तो मेरा ख्याल है वो भी गलत है, वो आइन के कानून के मुनाफी है, तो वहां तक तो ब्लंडर हुए हैं। लेकिन जो लोग नैब के अफेक्टीव हैं, क्या वो आप मुझे बताएं, वो तो यही कहेंगे ना कि नैब को बंद कर दो। अगर वो लोग बैठेंगे पार्लियामेंट्री कमेटी में, तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू तो यही होगा, हाँ मीनिंगफुल रिफॉर्म करें, जिसकी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने इशारा किया है, बार बार सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, और कुछ होने चाहिए रिफॉर्म, तो वो तो हम सब सपोर्ट करते हैं। लेकिन नैब के इफेक्टिव को अगर आप फ्री हैंड देंगे कि वो उनके अमेंडमेंट बनाई हुए अमेंडमेंट पे हैं, वो बुलडोज कर दें और गवर्नमेंट उसको एक्सेप्ट कर ले, ये नहीं हो सकता, दिस इज अनएक्सेप्टेबल, ये नहीं होना चाहिए। ब्रिगेडियर साहब, माजरत के साथ एक चीज का जवाब दे दीजिए, अगर नैब के लोगों की नाअहली उनके ऊपर आती है तो उसका जवाब मुझे और आपको देना चाहिए। आप मुझे बता दें कि एडमिरल मंसूरुल हक, एक बंदा तो मैंने देखा है अपनी ज़िंदगी में 5 साल उसको सज़ा हुई थी, एक भी नैब किसी की कन्विक्शन करवा सका है? जो केस लेके जाते हैं हाई कोर्ट से उठा के फेंक दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट में। आप भले कह जी हमारी इन्वेस्टिगेशन पुअर है, प्रोसिक्यूशन ठीक नहीं है, कम पैसे देते हैं, नवाज शरीफ साहब 5 करोड़ का जनाब ख्वाजा साहब को वकील रख देते हैं, हम 1.25 लाख देते हैं, ये तो आर्गूमेंट कोई बाई नहीं करेगा ना। लोग तो फिर एट द एंड तक ये कहेंगे ना कि आप पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कर रहे हैं। कुछ मैं जवाब दे दूं। देखें, पहली बात यह है कि नैब के अंदर जितने लोग इंडक्ट हुए पिछले 12 साल में, मेरे ख्याल वहां पे पर्जिंग होनी चाहिए बहुत बड़ी, पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट आए वहां पे, ठीक कह रहे हैं आप, निकाल दो, वहां पे निकाला क्यों नहीं? देखिए वहां पे जो लॉयर्स आए हैं, जो खासकर जो केस लड़ते हैं एहतसाब अदालत में और अपना हाई कोर्ट में जाते हैं, आपको पता है हमारी लीगल फ्रेटर्निटी बड़ी पॉलिटिकली डिवाइडेड है, हर पार्टी वो कला है। इफ्तिखार साहब का कमेंट ले लें, ब्रिगेडियर साहब इफ्तिखार साहब का पॉइंट ले लें। जी इफ्तिखार साहब, मेरा एक पॉइंट है। जी पीटीआई की गवर्नमेंट को कामयाबी से चलाने के लिए अब ये लाजमी हो गया है कि पिछले 10 साल की तमाम तैनातियां, तमाम ऑफिसर्स, तमाम महकमों में जितने लोग भर्ती किए गए उनको निकाला जाए, उसकी जगह नई भर्तियां की जाएं और फिर पीटीआई की परफॉर्मेंस देखी जाए। ये है पीटीआई की ख्वाहिश, और ये पूरी करना चाहते हैं सदारती निजाम लाकर। सदारती निजाम कैसे आ सकता है? जवाब दे दूं? जी ब्रिगेडियर साहब जवाब देना चाह रहे हैं। जी अब सर, इफ्तिखार साहब ये मेरी बात सुन लें। देखिए, चौधरी इफ्तिखार अहमद साहब है सर। जी इफ्तिखार साहब हमारे बड़े भाई है जी, लाहौर में मुलाकात होती रहती। देखें, आइन में प्रोविजन मौजूद है एक रेफरेंडम की, बट नॉट फॉर द चेंज ऑफ द नॉट फॉर द चेंज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सर मेरी बात पढ़ ले जाके, आइन पढ़ ले। मैं मानता हूं। अगर एक मेजर पब्लिक इशू पे हुकूमत ने वक्त What is the public issue? 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 2 लॉबीज हैं पाकिस्तान में, एक कहती है पार्लियामेंट्री सिस्टम जो चल रहा है, और एक लॉबी जो कहती है आप फेडरल सिस्टम की तरफ जाना चाहिए। ठीक है ना जी? अगर एक डिवीजन आ गई है, देखा कैसे बाहर आए, देखा वो जो प्रोटेक्शन के पीछे बैठे थे बाहर आ गए ना। करो यार, ये भी करके देख ही लो, चलो कर लो, ये रेफरेंडम कर लो रेफरेंडम नहीं, ये रेफरेंडम करवा ही लो यार, ताकि ये मामला खत्म ही हो जाए। जमहूरियत में ये चीजें जायज है क्योंकि आइन के मुताबिक है।
APC भी जायज मैंने है। कहा कि मुझे इन हाउस पता है भी ये, जायज है। मुझे पता है क्या बातें हो रही है, मुझे पता है कि पिंडी में क्या बात हो रही है, मैं जानता हूँ प्राइम मिनिस्टर क्यों परेशान है, मुझे पता है ये सारी खेल क्या हो रही है। अफसोस की बात यह है कि जो आपकी ख्वाहिश है, अगर पाकिस्तान में सदारती निजाम आ भी गया तो वो पिट जाएगा, वो चल नहीं पाएगा। अगर पाकिस्तान की आवाम की मेजोरिटी कहे कि जनाब हमें प्रेसिडेंशियल सिस्टम चाहिए, मैं बात करता हूँ, हाँ तो बनाओ आप ना, मुझे बताएं। मैं मुझे खुशी हुई है ब्रिगेडियर, जो भी मेरा आईनी- मेरा ब्रिगेडियर साहब, मेरा जी चाहता जो है भी मैं आपका आईनी मुंह ठीक है। चूम लूं। ब्रिगेडियर साहब मेरा बोलो जी चाहता है मैं आपका मुंह चूम लूं कि आपने वो हकीकत तस्लीम कर ली जिसपे मैं 1 घंटे से आर्गू कर रहा था, जिसपे चलो जी, लिख मैं रहा हूँ, इस पे डिबेट बात कर रहा हूँ। जरूर जरूर। लेकिन जी बात ये इफ्तिखार आइन साहब, और जमहूरियत, आइन और जमहूरियत 2 चीजें हैं, बस ये याद रखें। बस देखिए nothing आइन else। और, जी आइन और जमहूरियत तो इफ्तिखार साहब और ब्रिगेड साहब अपनी जगह है। हमारे जैसे मुल्कों में आप देख लें कि तजर्बे हम करते रहें, मान लिया कि पार्लिमानी जमहूरियत में मुश्किलात बहुत हैं, आएंगी भी, और जिस तरीके से हम लोग कहते हैं कि जी, वो मुझे याद आता है गोरे यहाँ पे कहते हैं कि जी आपको तो 70-80 साल हुए हैं, हमने तो 200 साल भुगता है, उसके बाद जाके हमारे माशरे किसी जगह पहुँचे हैं। इट डजन मीन कि आप जनाब एक के बाद दूसरा तजर्बा करें। सवाल यह कि इस निज़ाम को बेहतर करने की ज़रूरत है। कैसे होगा, ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। दूसरी बात, इफ्तिखार साहब माजरत के साथ मैं ज़रूर कहूँगा कि पार्लिमानी निज़ाम अगर फेल नहीं हुआ तो फेलियर की तरफ हमारे मुल्क में जा तो रहा है। इसको बेहतर कर लेना सर, आपकी बात मान लेता हूँ ना मैं, इसको ठीक कर लें बजाय इसके कि एक नए सिस्टम में एक नए कुएं में। एक छोटी सी बात से ठीक हो सकता है जी। कि इमरान खान ने जो तजवीज सिंध के लिए दी है अपने अटॉर्नी जनरल को कि मिस्टर अटॉर्नी जनरल तुम सुप्रीम कोर्ट में जाके इस आर्टिकल को इन्वोक करो लोकल बॉडी के हवाले 140 से, है सर। तो फिर उसका इतलाक पंजाब पे भी करे, मैं बड़ा खुश हो जाऊंगा, बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे। अब पंजाब में तो ये बहुत ठीक बात पहले है। होना चाहिए था। ठीक है, नहीं, ये आप सही कह रहे हैं, आपकी आज की तजवीज बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एग्री करता हूँ। अच्छा इफ्तिखार भाई साहब, वो मैं जिससे- इफ्तिखार साहब से मैं एक सवाल पूछूंगा। इफ्तिखार साहब आप लाहौर में बैठे हुए हैं, मेरे लिए इससे ज़्यादा परेशान कुन बात कोई नहीं है कि जो मैं पिछले चंद दिनों से पंजाब जो कहा जाता है असल पाकिस्तान है, 12 करोड़ लोगों का सूबा है, कि बुज़दार साहब के बारे में और उनके लोगों के बारे में जो इल्ज़ामात लग रहे हैं कि करप्ट प्रैक्टिसेस, जिस तरीके से घोष स्कूल बन रहे हैं, डेवलपमेंट बजट जो ना वो खाए खा जा रहे रहे हैं हैं, सर, फ्रंट हाँ। मैन आप आगे लगे हुए हैं, ये किसी को नज़र नहीं आ रहा, प्राइम मिनिस्टर को, बाकी लोगों को नज़र नहीं आ रहा। जो बंदा 10 साल तक तहसील नायब रहा है उससे आपने उठा के चीफ मिनिस्टर बना दिया, उसके बाद नहीं, ना जवाब जनाब मिलने दो यार। कारकर्दगी है, ना लेना ना देना, ऊपर से करप्शन की कहानियां इतनी ज्यादा हैं। आप बैठे हैं, इस पे बात करें। इफ्तिखार भाई इसका जवाब ब्रेक के बाद दे दीजिएगा, मुझे पता है आप काफी लंबा ओके, जवाब ओके, देंगे। ओके, ब्रेक ओके, ब्रेक के ओके, बाद चलो। सर, ब्रेक ले लो। चलो, ठीक। इफ्तिखार साहब ओवर टू यू, जो पॉइंट जो सवाल एहसाम साहब ने उठाया सर। मैं जवाब देता हूँ इसका। जी शुरू करें जवाब। जी जी सर, हम आ गए ऑन एयर सर। देखिए बात ये है, आपका सवाल जो है ये बहुत बड़ा सवाल है और इसका जवाब इतना आसान नहीं है कि इसका एक या दो लफ्जों में जवाब दिया जाए। बुज़दार साहब की जो तैनाती है, कभी इस मुल्क के अंदर जो रिसर्च करने वाले लोग हैं यूनिवर्सिटियों में, वो इस बात पे ज़रूर रिसर्च करेंगे कि एक इस सतह का आदमी इस सतह पे क्यों लाया गया। मुझे उसकी सतह पर एतराज़ नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो मेंबर ज़िला कौंसिल भी नहीं होते और वो प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, बैग उठा के आते हैं और इस मुल्क में प्राइम मिनिस्टर बन के वापस चले जाते हैं। मेरी ये डिबेट नहीं है, लेकिन जो आपने बात की करप्शन के हवाले से, ये हकीकत है कि ऐसी बातें खुलेआम भी की जा रही हैं और दबे लफ्जों में भी की जा रही हैं। तो ये जिम्मेदारी है अपने इमरान साहब की कि इमरान खान साहब जिस तरह आज बकौल आपकी पीटीआई के हलकों के कि तानिया के खिलाफ आपने बात सुनी, आपको कुछ कागजात पेश किए गए और आपने तानिया को कहा कि इस्तीफा दे दे। तो सर आप पिछले दिनों लाहौर आए थे, आपके इल्म में बहुत सी बातें आई हैं और उसी बिना पर एक सूबाई वजीर को गालिबन फौरी तौर पर इस्तीफा भी देना पड़ा और उसके बारे और लाहौर की जो रिंग रोड है इसके बारे में बड़ी बातें खुल के हो रही हैं। तो मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर साहब ये वक्त है कि आप इन बातों का संजीदगी से नोटिस लें ताकि मेरे जैसे लोग और मेरे दोस्त जैसे लोग टीवी प्रोग्रामों में बैठ के ऐसे सवाल ना रेज करें, ना हमारी ये हैसियत होनी चाहिए कि हम इतने बड़े जो है आपको मिला हुआ वो क्या होता है जो पावर जो लोगों ने वोट दिया है उसका भद्दा मजाक उड़ा सकें। तो हमारे मुंह बंद करने के लिए अब ये लाजमी हो गया है कि पंजाब के बारे में आप दिलचस्पी लें। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, बड़ा अहम पॉइंट है, मैं इसी पर सवाल पूछना चाहूंगा। इमरान खान साहब को सर पिछले 10 सालों की करप्शन नजर आती है,
इन 2 सालों में उन्होंने कभी करप्शन का तज़किरा नहीं किया। या तो करप्शन नहीं हुई या वो अपनी करप्शन से आंखें चुरा लेते हैं सर। और माजरत के साथ एक छोटा सा जुमला और ब्रिगेड साहब ऐड कर लेंगे। जब पिछले हफ्ते प्राइम मिनिस्टर साहब गए थे वहां, तो उन्होंने ये कहा था ऑन रिकॉर्ड कि मुझे पता है कि करप्शन बढ़ गई है और मुझे पता है कि लोग पैसे लिए बगैर काम नहीं करते। जी ब्रिगेडियर साहब, देखिए जी, ये बात तो सही है। मैं भी लाहौर में हूँ और हमें सब लोग बताते हैं कि लोअर लेवल के ऊपर मिडिल लेवल पे करप्शन जो है वो बाबा उसी तरह चल रही है, शायद ज्यादा ही हो गई है। उसकी वजह यह है कि आपके जो चीफ मिनिस्टर हैं, मेरा पहले दिन से पॉइंट है, एक वो असर्टिव नहीं है, वो डायनामिक नहीं है, और मेरा ख्याल है कि वो काफी उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस काफी उनका लो था कि वो एक एमपीए थे और वहां से एकदम आके चीफ मिनिस्टर बन गए। और वो पीटीआई की थे नहीं, वो गालिबन पीएमएल थे 6 महीने पहले, इलेक्शन से पहले। अब मेरा पॉइंट ये है, देखें, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को सोचना चाहिए 2023 के इलेक्शन के बारे में। 3-3.5 साल रह गए हैं। वजह यह है कि पंजाब द बिगेस्ट प्रोविंस और पीएमएलएन मैं देख रहा हूं इज गेनिंग ग्राउंड, और लिहाजा अभी लाहौर में इनकी सिर्फ 2 सीटें 13 में से पीटीआई की। अगर इन्होंने लाहौर में और सीटें लेनी है, इन्होंने पीएमएलएन को पंजाब में कॉम्प्रिहेंसिवली डिफीट करना है, तो दे हैव टू हैव अ न्यू चीफ मिनिस्टर जो कि अगले 2.5 साल में सही डिलीवर करे, लोगों को एक वो तहरीक के फॉर्म में आगे लेके चले, ताकि पीटीआई ब्रिगेडियर साहब, जो लोग 2 साल में डिलीवर नहीं कर पाए वो अगले 3 साल में क्या करेंगे सर? देखिए ना, इनका काम है ना, फिर प्राइम मिनिस्टर को फिर क्या हार जाएंगे, फिर अगली इलेक्शन में पंजाब की तो हार जाएंगे, लाहौर क्लीन स्वीप हो जाएगा, हार जाएंगे यहाँ पे भी। तो इसलिए कि ये जिद नहीं करनी चाहिए। अब 2 साल हो गए, एक और चीफ मिनिस्टर लेके आए जो कि डिलीवर करे, जो आवाम की तवक्कुआत। ब्रिगेड साहब, मैं आपसे पूछूं और साथ ही इफ्तिखार साहब से भी कि क्या ये अच्छा नहीं था, आइडियल नहीं था कि ये बजाय इसके कि प्राइम मिनिस्टर साहब हॉस्टेज बने अपने अलाइज के हाथों में, आज हम देख रहे हैं जिस तरह की वो मनमर्जी करवा रहे हैं, और इनको पता भी है और बावजूद इस बात के कि नागवारी का इजहार भी करते हैं, जो गलत फैसले वो करवाते हैं। तो बेहतर नहीं होता कि 2 महीने बाद ये छोड़ के चले जाते हो, कहते जी फ्रेश इलेक्शन कराएं, मुझे इस तरह का मैंडेट नहीं चाहिए, मुझे लोग चाहते हैं तो मुझे बड़ी मेजोरिटी के साथ लेके आए। अब देखने 2 सालों में तो हम तो यही देख रहे हैं कि फायर फाइटिंग कर रहे हैं, एमकॉम को कैसे साथ रखना है, पीएमएलक्यू को अपने साथ कैसे रखना है। वो देखें 4 अपना क्या नाम है, अख्तर महंगल साहब, 4 सीटें थी गालिबन उनकी, उन्होंने 2 महीने तक किस तरह आगे लगाए रखा। आप नहीं समझते कि बेहतर जाके छोड़ के आते हैं और कहते जी मुझे इलेक्ट करें, आप एक मेजोरिटी के साथ। आप कमेंट कर दें। श्याम साहब कहना ये चाह रहे हैं कि इमरान खान साहब को छोड़ के नया इलेक्शन करने चाहिए। मेरा सिंपल कमेंट है जी, जब मुलजमान की बात की तो नैब के 2 मुलजमान का नाम तो कल परसों भी आया जिनका तल्लक काफ लीग से है, और वो बड़े उनमें से एक एमएनए है और एक ओहदे पर फायदा है, तो छोड़ दे भाई ओहदा वो एक। दूसरा ये मुझे बताएंगे, ये परसों टाइगर फोर्स की जो हल्फे वफादारी प्राइम मिनिस्टर ले रहा है, ये किस लॉ के तहत ले रहा है? विच लॉ ऑफ द कंट्री परमिट्स सच ए फोर्स? मुबारक हो सर, ब्रिगेडियर साहब इत्तेफाक कर गए आपसे। नहीं, अंडर विच लॉ? बट देखें, इट इज नॉट बादशाह तो बैठा हुआ है लंदन में बकौल उसके मुखालफिन के नवाज शरीफ, वो तो लंदन में बैठा हुआ है। ये बादशाह कौन कर रहा है कि टाइगर फोर्स के लिए प्राइम मिनिस्टर हलफ लेने जा रहे हैं? व्हाट इज द टाइगर फोर्स? व्हाट आर यू डूइंग? विच वे वी आर हेडिंग? आर वी गोइंग फॉर ए बिग क्लैश? अभी चंद दिन हुए, एक और हमाकत हमने की है, उसके भी नतीजे हम भुगतने के लिए तैयार रहे। खुदा का वास्ता है, मैं नहीं, आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट। इशारा दे दें सर, इशारा दे दें। नहीं, छोड़, पंजाब असेंबली में हुई है बात। सुने, दिस इज माय कंट्री, आई वाज बोर्न हियर, आई विल डाई हियर, आई विल बी बरीड हियर, माय फोरफादर्स आर बरीड ओवर हियर। आई कैन नॉट अलाउ एनीबॉडी टू डिस्ट्रॉय इस फैब्रिक, इस अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द 4 provinces, the respect for each other. अच्छा ब्रिगेडियर साहब, ये बड़ा अहम पॉइंट है। ये टाइगर फोर्स बना दी, वो कोरोना के लिए बनाई थी, फिर उसको शजरकारी में ले आए, फिर उसको इमदाद में ले आए, फिर उसको डेवलपमेंट में ले आए। मतलब ये है क्या? इमरान खान साहब को ऐसे
सॉलिड काम करने चाहिए थे, वो बिला वजह ऐसे काम कर रहे हैं जो कल को उनके लिए। नहीं जनाब, कौन है ये लोग? थानों में जा रहे हैं, कचहरियों में जा रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, हर कुछ हो रहा है यार, फॉर गॉड सेक। फारूक हमीद साहब, वैसे इफ्तिखार साहब जो कह रहे हैं मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, इसलिए क्योंकि मैं भी देख रहा हूँ कि ये टाइगर फोर्स के लोग हैं और भाई ये लाखों की तादाद में हैं। इनका स्ट्रक्चर क्या है, इनकी ऑर्गेनाइजेशन क्या है? क्या एक शख्स उस्मान डार जो है सियालकोट से बैठ के उनको पूरे पाकिस्तान में कंट्रोल करेगा? एक पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन तो बना रहे हैं जो इलीगली अनकॉन्स्टिट्यूशनली। ये कुछ तो होना चाहिए। एक टाइगर फोर्स का एक अच्छा काम आया है जो पिछले 3 हफ्ते पहले कि लाहौर में वो बहुत बड़ी जखीरा अंदोजी थी गंदम की या चीनियों की, चीनी की बोरियों की, वो जाके उन्होंने उसकी निशानदेही की और वो लोग पकड़े गए। तो इसका लेकिन मतलब तो ये है ना ब्रिगेडियर साहब, इसका मतलब है कि रियासत और हुकूमती अदारे जो है ना वो काम करने नहीं, के इसका तैयार मतलब हैं। है पुलिस हाँ, बंद हाँ, कर एक दें सेकंड। FIA। इसका मतलब आउटसोर्स कर दें इस मुल्क को, हम आउटसोर्स कर दें। FIA पुलिस बंद कर दें, इंटेलिजेंस बंद कर दें, टाइगर फोर्स भर्ती कर लें सर। देखिए मैं मानता हूँ रूल ऑफ लॉ का मैं आदमी हूँ, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल इनको लीगल कवर होना चाहिए, इनको फॉर्मलाइज होना चाहिए, वो सही है।